अजित डोभाल। ये नाम सुनते ही दिमाग में जासूसी, सीक्रेट ऑपरेशंस और नेशनल सिक्योरिटी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन एक आईपीएस अफसर से भारत के चाणक्य बनने तक का उनका जो सफर है ना, वो किसी भी फिल्म की कहानी से कहीं ज्यादा ड्रामेटिक है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का लड़का भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा रणनीतिकार बन गया। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो जासूसी, सियासत और बहुत बड़े बड़े जोखिमों से भरा पड़ा है। डोभाल के करियर की शुरुआत एक स्पाई के तौर पर हुई थी और उनकी शुरुआती मिशंस ने ही ये साफ कर दिया था कि वो कोई आम अफसर नहीं है। केरल से लेकर मिजोरम तक उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जिसने दिल्ली में बैठे उनके सीनियर्स को भी हैरत में डाल दिया। कहानी शुरू होती है 1945 से। एक फौजी के घर जन्मे अजित डोभाल ने सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। लेकिन उनकी असली परीक्षा तो केरल में इंतजार कर रही थी, जब उन्हें थलासेरी में फैले सांप्रदायिक दंगों को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे दोनों गुटों के नेताओं से बात की और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर शांति बहाल कर दी। उनकी इसी कामयाबी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के टॉप अफसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और बस यहीं से उनकी जासूसी की दुनिया में एंट्री हो गई। इसके फौरन बाद उन्हें भेजा गया मिजोरम। उस वक्त वहां मीजो नेशनल फ्रंट का उग्रवाद अपने चरम पर था। मतलब सिचुएशन बहुत ही पेचीदा थी, क्योंकि इस आंदोलन को लोकल आबादी और सेना के साथ बड़े पूर्व कमांडरों का भी साथ मिला हुआ था। यहां डोभाल ने एक बहुत ही डेयरिंग मूव लिया। वो एक अंडरकवर एजेंट बनकर म्यांमार की पहाड़ियों में उग्रवादियों के बीच रहने चले गए। उन्होंने धीरे धीरे उन 7 कमांडरों का भरोसा जीता, यहां तक कि उनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए। और कुछ ही वक्त में उन्होंने 7 में से 6 कमांडरों को भारत के पाले में कर लिया। बाद में जब उग्रवादी नेता लाल डेंगा पकड़ा गया तो उसने खुद माना था कि डोभाल मेरे 6 कमांडर ले गया था। मिजोरम और सिक्किम में उनकी सफलताओं का नतीजा ये हुआ कि डोभाल को सिर्फ 7 साल की सर्विस में ही प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिल गया। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सम्मान है जिसे हासिल करने में बेहतरीन अफसरों को भी औसतन 14 साल लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि डोभाल का काम कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डोभाल का सामना सीधे पाकिस्तान से हुआ। यहां उनका रोल एक अंडरकवर एजेंट से लेकर एक एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजिस्ट तक का था। डोभाल ने लगभग 7 साल पाकिस्तान में एक जासूस के तौर पर बिताए। कागजों पर तो वो भारतीय दूतावास में एक डिप्लोमैट थे, लेकिन उनका असली मिशन कुछ और ही था। वो कभी भिखारी बनकर कहूटा न्यूक्लियर लैब के आसपास घूमते तो कभी कोई और भेस धर लेते। इस दौरान कई बार तो वो पकड़े जाने के बिल्कुल करीब आ गए थे। एक बार तो कान छिदवाने को लेकर शक हुआ और एक बार उनकी नकली दाढ़ी ही गिरने लगी थी, लेकिन वो हर बार अपनी सूझबूझ से बच निकले। डोभाल की स्ट्रैटेजी ने कैसे फर्क पैदा किया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी। देखिए, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री फेलियर था जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचा और लोगों में गुस्सा भड़का। लेकिन 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान डोभाल ने एक रिक्शा चालक का भेष बनाया, मंदिर के अंदर गए, उग्रवादियों का भरोसा जीता और उन्हें यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट हैं। उन्होंने अंदर की सारी इंफॉर्मेशन बाहर दी, जिससे बिना किसी नुकसान के सभी उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया। अब बात करते हैं डोभाल के करियर के उस पहलू की जो सियासत और विवादों से घिरा रहा। इसमें बड़ी बड़ी बातचीत और क्षेत्रीय राजनीति को शेप देने में उनकी कथित भूमिका शामिल है। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था, तो अजित डोभाल चीफ नेगोशिएटर्स में से एक थे। उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन वो हाईजैकर्स की 36 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग को घटाकर सिर्फ 3 पर लाने में कामयाब रहे थे। डोभाल पर कश्मीर की सियासत में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का आरोप है। कहा जाता है कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाया और उन्हें एक नई पार्टी बनाने के लिए बढ़ावा दिया। इसी के चलते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी का जन्म हुआ, जिसने कश्मीर के सियासी समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ डोभाल के रिश्ते भी खराब हो गए। लेकिन डोभाल जैसे लोग कभी रिटायर नहीं होते हैं ना। रिटायरमेंट के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने ऑफिशियल सिस्टम के बाहर से काम करना जारी रखा और एक ऐसे खिलाड़ी बने रहे जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 2005 में रिटायरमेंट के बाद डोभाल ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बेहद साहसी प्लान बनाया।
उन्होंने दाऊद के दुश्मन छोटा राजन से कांटेक्ट किया और उसके 2 शूटर्स को दाऊद को मारने की ट्रेनिंग दी जब वो दुबई में अपनी बेटी की शादी में आने वाला था। लेकिन ठीक जब इस प्लान को अंजाम देना था, मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों ने बीच में आकर उन शूटर्स को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि जब यह हाई स्टेक ऑपरेशन फेल हो गया तो डोभाल बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कथित तौर पर गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर से कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये उनकी हताशा और उनके इरादों को दिखाता है। इसके बाद डोभाल ने एक अलग रास्ता पकड़ा। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक शुरू किया। इसी थिंक टैंक ने काले धन पर एक रिपोर्ट पब्लिश की और एंटी करप्शन आंदोलन के बड़े चेहरों को एक प्लेटफॉर्म दिया। इसी आंदोलन ने 2014 में सियासी बदलाव की नींव रखी और जब नई सरकार सत्ता में आई तो अजित डोभाल को देश का नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। अब फाइनल सेक्शन में हम डोभाल के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर कार्यकाल को देखेंगे, जिसमें उनकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन और उनसे और उनके परिवार से जुड़े विवाद शामिल हैं। एनएसए बनते ही डोभाल ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया, जिसे डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाने लगा। आसान भाषा में समझें तो पहले भारत हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करता था, लेकिन इस डॉक्ट्रिन के तहत भारत अब खतरों को उनके सोर्स पर ही जाकर खत्म करने की पॉलिसी अपनाएगा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी आक्रामक नीति के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके बेटों पर कई गंभीर आरोप लगे। एक बेटे शौर्य की कंपनी में एक पाकिस्तानी को फाउंडर था। दूसरे बेटे विवेक पर आरोप लगा कि उन्होंने नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद टैक्स हेवन माने जाने वाले केमन आइलैंड्स में एक फंड शुरू किया। इस आरोप पर काफी हंगामा हुआ। हालांकि बाद में मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अदालत में माफी भी मांगनी पड़ी। इन विवादों के बावजूद एनएसए के तौर पर अजित डोभाल की हैसियत आज तक किसी की नहीं रही। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और वो लगातार 3 बार इस पद पर रह चुके हैं। माना जाता है कि 2014 के बाद से हर बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन के पीछे उन्हीं का दिमाग रहा है, जो उन्हें भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली एनएसए बनाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अजित डोभाल की असली विरासत क्या है? क्या वो एक महान जासूस हैं, एक शानदार रणनीतिकार हैं, या फिर एक ऐसे किंग मेकर हैं जिन्होंने भारत की सियासत और सुरक्षा दोनों की दिशा ही बदल दी? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।